हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारी जो टॉप 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उस क्रम में आज मैं सेकंड टॉपिक की बात करूंगा। जो टॉपिक हमारा रहेगा जनसंख्या, ठीक है। लेकिन जनसंख्या पे आने से पहले जो हमारा पहला टॉपिक था हमारा यूएनओ, उसमें एक दो चीज़ें और रह गई हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो उसमें मैंने आपका सबसे पहले मैंने आपको यूएनओ बता दिया था, ठीक है। यूएनओ के जितने भी अंग थे मैंने आपको वो बताए थे, ठीक है। फिर मैंने आपको विश्व वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया था, IMF मैंने आपको बताया था। इसमें दो और छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। मतलब हालांकि संस्थाएं तो बड़ी हैं, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से दो चार बातें ही यहाँ से पूछता है, ठीक है। इसमें आपका पहला आपको एक याद रखना भाई, सार्क, ठीक है। एक आपको इसमें सार्क याद रखना है, ठीक है। सार्क बोले तो, ठीक है, सार्क दक्षिण एशियाई, ठीक है, साउथ एशियन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं इसको, क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसे कहा जाता है, संगठन, ठीक है। देखिए, अगर मैं सार्क की बात करता हूं तो इसके बारे में आपको दो तीन बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इसकी जो स्थापना हुई है, ठीक है, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। पहली बात आप ध्यान रखना पे। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, इसके अगर मैं सदस्यों की बात करता हूं तो इसमें जो सदस्य हैं, इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं, ठीक है। भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सभी इसके सदस्य हैं, ठीक है। मतलब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। आपका जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये इसमें इसके सदस्य हैं। बस आपको पेपर में जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ बता दूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे इसमें श्रीलंका इसका सदस्य है, ठीक है। दूसरा मालदीव, ये बस अपने दिमाग में स्किप हो जाते हैं, मालदीव जो है वो इसका एक सदस्य है, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान, हालांकि ये दिमाग में रहता है, अफगानिस्तान इसका सदस्य है। इसके लिए ध्यान रखें, लेकिन जो अपना पड़ोसी देश म्यांमार है, म्यांमार ये इसका सदस्य नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको यही ऑप्शन देखा 4, आपसे बोलेगा निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं है, तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, आप ही ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, इससे पहले 7 देश हुआ करते थे, लेकिन अंतिम देश के रूप में इसमें सबसे लास्ट में आपका अफगानिस्तान भी जुड़ा है। कब जुड़ा सर? ये 2007 में अंतिम देश के रूप में अफगानिस्तान जुड़ा, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद सार्क के बारे में आपको बताना, सार्क के बारे में इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन वो इसका ढाका में हुआ था, इसका पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था, ठीक है जनाब। और दूसरा इसका जो सम्मेलन कब हुआ सर? 1885 में ही, सॉरी 1985 में इसका पहला सम्मेलन हुआ। इसका जो सेकंड सम्मेलन हुआ था, इसका द्वितीय सम्मेलन, ध्यान रखना, ये भारत में हुआ। भारत में सर कहां? बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलुरु में इसका सम्मेलन हुआ। कब हुआ सर? अगले साल, यानी कि 1986 के अंदर इसका सम्मेलन हुआ। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं सार्क के मुख्यालय की बात करता हूं तो इसका मुख्यालय ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, ये काठमांडू में है। काठमांडू में इसका मुख्यालय, और काठमांडू कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे सार्क या फिर दक्षेश के बारे में आपको इतनी बातें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, एक और संगठन आपका हमारा यहाँ पे है, वो हमारा है ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रिक्स के बारे में बताता हूं। घर में जब मैं ब्रिक्स की बात करता हूं, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रिक्स के जो सम्मेलन होते हैं वो भी इसी नाम के हिसाब से ही होते हैं। अगर इस साल सम्मेलन अगर यहाँ हुआ है ब्राजील में, तो अगले साल रूस में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, और फिर आपका पे साउथ अफ्रीका के अंदर होगा, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रिक्स के बारे में अगर मैं आपको पहले इसके सम्मेलन ही बता दूं यहाँ पे, तो ब्रिक्स का 2021 में जो इसका सम्मेलन हुआ था, 13वां सम्मेलन, वो इसका इंडिया में हुआ था, ठीक है, इसका इंडिया के अंदर हुआ था। तो इसका मतलब इसका जो अगला सम्मेलन यहाँ पे 22 वाला, वो 14वां होगा, कहाँ होगा? चाइना में होगा। और इसके बाद इसका जो अगला सम्मेलन होगा यहाँ पे, वो कहाँ होगा? 15वां सम्मेलन होगा, और कहाँ होगा आपका? वो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। तो एक चीज हमको यहीं से क्लियर हो गई है। अब देखिए, कुछ बेसिक बात इसके बारे में कर लेते हैं। बेसिक बातों में सबसे पहले बात इसकी, अगर मैं स्थापना की बात कर लो, स्थापना, तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में इसकी स्थापना हुई। आप एक बात ध्यान रखना, ठीक है सर, ये महीना कौन सा था? जून का महीना, ठीक है ना, जून के महीने में इसकी स्थापना हुई। इसमें जो मेन रोल निभाया है, मतलब जो इसमें मेन रोल में था, जिसने इसकी भूमिका अदा करी है, उनका नाम है जिम ओनिल, ठीक है, इनका नाम है यहाँ पे जिम ओनिल। जिम ओनिल जो है
वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी स्थापना में सबसे ज्यादा योगदान दिया। ठीक है, अब क्योंकि परसों उसमें आपके उसमें एक क्वेश्चन ये भी आ गया था कि सार्क की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो उसमें था जिया उर रहमान, वहां पे छूट गया था, यहां पे लिखना ठीक है, जिया उर रहमान, जिया उर रहमान। ठीक है ना। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आता तो थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता, पहले भी आया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी नॉर्मली ये क्वेश्चन आसान नहीं था। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्रिक्स की बात करता हूं तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट इसका जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में हुआ था, रूस में। ठीक है, रूस में एक जगह पड़ती है यूकेंती वर्ग, रूस के अंदर एक जगह पड़ती है जहां पे यूकेंती वर्ग के अंदर इसका पहला सम्मेलन होता। आप एक बात ये ध्यान रख लेना, ठीक होगा। ठीक है, चले सदस्य कितने इसमें आप, अगर मैं सदस्यों की बात करता हूं तो इसमें सदस्य आपके यहाँ पे 5 सदस्य हैं। पहले इसमें 4 ही सदस्य हुआ करते थे, जो साउथ अफ्रीका है ये इसका अंतिम सदस्य है, और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान पे इन 5 देशों ने अपने आपस में जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत करने के लिए एक नए बैंक की भी स्थापना करी है। सर कब करी? 2014 में। 2014 में इन 5 ने मिलकर के एक बैंक की स्थापना करी है, जिस बैंक को हम बोलते हैं ब्रिक्स, इसे बोलते हैं ब्रिक्स विकास बैंक, ब्रिक्स विकास बैंक। तो आपसे अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना कब हुई है, तो आप बताओगे यहां पे कब, यहां पे 2014 के अंदर इसकी स्थापना हो गई है, आप ऐसा बोलोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए देखिए आप समझिए, ये जो ब्रिक्स विकास बैंक है, इसी का भी जो इसका जो नया नाम है, इसे आप यहां पे न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको बोलते हैं, इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक से कहा जाता है। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके सम्मेलन की बात करता हूं तो इसका जो पहला सम्मेलन कहा यहाँ पे ये रूस में यूकेंती वर्ग में हुआ था। ठीक है, और इसका जो 2021 में सम्मेलन हुआ, 2021 के अंदर कहा यहाँ पे चाइना, 2021 में इसका यहाँ पे इंडिया में हुआ था, 22 में इसका चाइना में हुआ यहाँ पे, और अगला सम्मेलन पे 15वां कहाँ होगा पे साउथ अफ्रीका के अंदर इसका सम्मेलन, और फिर अगला कौन सा होगा, फिर ब्राजील में, फिर ऐसे ही इसका यही क्रम इसका चलता रहता है। आप एक बात ये ध्यान रखना, ठीक हो? ठीक है, तो इतना आपको कम से कम ये ब्रिक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आज का, वो रहेगा हमारा जनसंख्या। बात करते हैं, चलिए तो अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे पहले आपको कुछ यहाँ पे बेसिक बात आपको नोट कर लेनी है। देखिए भारत की जो पहली जनगणना हुई, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ये जनगणना लॉर्ड मियो ने करवाई थी। ठीक है, लॉर्ड मियो ने ये जनगणना कराई थी, आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए मियो ने बोला भैया कियो, तो भैया जनगणना कर दी गई। ठीक है, लेकिन इसकी जो विधिवत जनगणना हुई, ये ऐसे टूटी फूटी जनगणना थी। जो विधिवत जनगणना हुई वो फिर 1881 में हुई, यानी कि 9 साल के बाद विधिवत जनगणना शुरू हुई। ठीक है, और विधिवत जो जनगणना शुरू करी, ये करी लॉर्ड रिपन ने। किसने करी? यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रिपन, जो आपको ना एक बचपन में हम रिबन पहनते थे, रिबन है ना, ये बहुत विधिवत तरीके से कटा हुआ होता था, ये ना बहुत विधिवत रहता था। तो आप थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से ये याद होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है ना, तो लॉर्ड रिपन ने क्या करा, यहाँ पे 1881 में विधिवत जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, ये विधिवत जनगणना की शुरुआत यहां से मानी जाती है। इसके बाद जाकर के ये हर 10-10 साल में आपकी ये जनगणना होती है। ठीक है, देखिए आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहले बेसिक बातों में एक बात ये हो गई। दूसरी बात जातिगत आधारित जनगणना, देखिए यहाँ पे जातिगत आधारित जनगणना, ठीक है, ये 1931 में हुई, आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जनसंख्या का एक महाविभाजन वर्ष माना जाता है, ये हम बोलते हैं 1921 को। ठीक है, 1921 जो आपका यहाँ पे जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष माना जाता है, आप एक बात ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आपका बेसिक बातों में एक दो बात आपको ये ध्यान रखनी थी। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ठीक है, जो आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हालांकि थोड़ा कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपसे ही पूछ लेगा। ठीक है, तो बेसिक बातों में पहली जनगणना, विधिवत जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना और महाविभाजक जो वर्ष है आपको ये, और इसके आप जो क्षेत्रफल है वो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा इसके आंकड़ों पे आते हैं, जनसंख्या संबंधित जो आपसे ये जो कुछ आंकड़े पूछता है। देखिए यहाँ पे
जनसंख्या में इतने आंकड़े होते हैं कि सारे आंकड़ों को याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक ठीक ठीक अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, कौन पेपर कराने वाला है, हमको पता है कि यूकेपीएससी आजकल पेपर करा रहा है, ठीक है, और फिर यूके भी पेपर कराता है, लेकिन जनसंख्या संबंधित जो आंकड़े हैं वो बहुत अंदर घुस घुस करके ज़्यादातर नहीं पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो जितना कर पाते हैं उतना ही हम इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना पे साक्षरता, साक्षरता आपको याद रखनी है, साक्षरता, ठीक है। देखिए जब मैं भारत के जनसंख्या की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा अलग तरह से इसे पढ़ा जाएगा, उत्तराखंड की भी हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा चीजें हमको अलग तरह से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए अगर मैं भारत की साक्षरता की बात करता हूं तो ये आपकी 74% साक्षरता है, कुल साक्षरता, ठीक है। इसमें अगर मैं मेल की बात करता हूं, जो आपकी मेल साक्षरता है ये है आपकी 82%। कितनी आपका पे 80%। देखिए जो पॉइंट के बाद की आपकी डिजिट होती है उसे याद करने में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो इतना क्लोज नहीं होता है, इतना क्लोज नहीं होता है कि 82.25, ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पे 82.35 ऐसा ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कम से कम इतना तो गैप वहाँ रहेगा ही, तो आप नॉर्मली आप सीधी सी याद रखोगे, आप क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर फीमेल की बात करता हूँ तो लगभग 64% यहाँ पे फीमेल की यहाँ पे साक्षरता है, ठीक है। इसके अलावा एक साक्षरता और होती है, ये तो आपकी साक्षरता निकली मेल फीमेल के हिसाब से, तो टोटल आपकी जो 74% साक्षरता, इसमें एक साक्षरता आपकी अलग से होती है, इसे हम बोलते हैं ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता, ग्रामीण और शहरी साक्षरता। देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्रामीण साक्षरता की बात करता हूं तो भारत में ये है आपकी 67%। भारत की जो ग्रामीण साक्षरता है इसी में से निकलेगी, ठीक है ना। इसका एक डिवाइड इस तरह से हो गया, लेकिन अभी पुरुष को ठीक है, मतलब यही जो आपके परसेंटेज है इसी में से एक ग्रामीण और शहरी भी है, पुरुष महिला भी, अलग तरह का डिवाइडेशन है, अलग तरह का है। तो शहरी जो इसमें आपकी साक्षरता है वो आपके 84%। आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए, ठीक। चलिए साक्षरता होगा, साक्षरता की बात आपको ध्यान रखें, जो जनसंख्या वृद्धि है ये आपको पक्का याद रखनी है। देखिए जनसंख्या में 17.7% की आपके यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। भारत की अगर मैं जनसंख्या की बात करते हैं यहाँ पे, जो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का ये 17.5% है। आपको एक बात ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे 1971 आपका एक ऐसा आपका साल रहा, ठीक है। 1971 में जब आपकी दशकीय वृद्धि थी, दशकीय जो वृद्धि थी, सर दशकीय की वृद्धि क्या होती है पिछले 10 साल में, क्योंकि जनगणना हमारे 10 साल में होती है, तो 1971 में दशकीय वृद्धि जो थी वो सबसे कम रही। आप एक बात ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या पे साक्षरता कितने यहाँ पे 74%, मेल कितने यहाँ पे 82% और यहाँ पे कितने यहाँ पे 64%, ठीक है। अभी हम जब उत्तराखंड की बात करेंगे ना तो ये और ये तो चेंज जाएगा, लेकिन 64% ही ये उत्तराखंड की फीमेल की साक्षरता रहेगी, ठीक है। ग्रामीण कितने यहाँ पे 67% और शहरी कितने यहाँ पे 84%। जनसंख्या वृद्धि कितनी यहाँ पे 17.7% है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि बोलते तो पिछले 10 साल में, यानी कि 2001 से 2011 की हम बात कर रहे हैं, 17.7% यहाँ पे आबादी बढ़ी है, ठीक है। भारत की अगर बात करता है विश्व के सापेक्ष यहाँ पे जनसंख्या रहती है वो 17% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, 17.5%, ठीक है। 1971 में जो दशकीय वृद्धि है वो सबसे कम हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं सर्वाधिक जनसंख्या कहां है और न्यूनतम जनसंख्या क्या है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहां से ये जरूर पूछता है, सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करता हूं सर्वाधिक जनसंख्या आपको नोट करना है। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी यहाँ पे यूपी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये आपसे पूछेगा भी नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या आपके जब भी पूछेगा ध्यान पे ये 4 आपके राज्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक आपके यहाँ पे सर्वाधिक और न्यूनतम के 4 राज्य आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक पहले आपका यूपी है, दूसरा आपका इसमें महाराष्ट्र है, तीसरा इसमें आपका है बिहार, ठीक है, और चौथा इसमें आपको जो है वहाँ पे वो आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। देखो यूपी तो हमको पता ही रहता है, बस यही यहां से कंफ्यूजन आगे होना शुरू हो जाता है और यहीं से हमारा प्रश्न गलत होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना पे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और कौन है वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। देखा पे बिहार और बंगाल, बिहार और बंगाल, ठीक है, ये दोनों कहां आपके, ये आपके इधर इधर है, ठीक है। ये आपका बिहार हो गया, ये आपका बंगाल हो गया, इसके इधर आपका पहला देखो, फिर कौन सा बचा पे, पहला यूपी है तो महाराष्ट्र ही तो बच गया। जब हमको पता लग गया कि बिहार और बंगाल लास्ट में आने वाला है तो आपका इधर महाराष्ट्र बच गया इसका आपका, ठीक है। चलिए तो ये आपके हैं 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, आपके ध्यान रखें। अगर मैं 4 न्यूनतम अगर मैं न्यूनतम की बात करता हूं तो ध्यान रखें, न्यूनतम में सबसे कम आपकी जनसंख्या वो आपकी सिक्किम में है, सबसे कम कहां पे, सिक्किम में है। सिक्किम के बाद दूसरे यहां पे है मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम। और तीसरी जो आपकी जनसंख्या पे वो आपके यहाँ पे कहां, तीसरी है अरुणाचल में, अरुणाचल में आपकी तीसरी जनसंख्या है, और चौथे नंबर पर आपका ये है गोवा में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तीसरी आपके यहाँ पे कहाँ, अरुणाचल में, और चौथी आपके यहाँ पे गोवा में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पे, यहां से देखिए, अगर आपको पहले तो ये चार ही आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो सबसे कम जनसंख्या कहां है, सिक्किम में, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए अभी तक का यहां से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सबसे टफ क्वेश्चन भी यहां तक का यही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। तो निम्नतम 4 जो राज्य हैं आपके, जनसंख्या कहां है, आपसे ऐसा पूछेगा, ठीक है। देखिए आप एक बात है, अगर मैं जनसंख्या वृद्धि की बात कर दूं तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जो जनसंख्या में आपकी जो वृद्धि हुई है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुई है, मेघालय में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जो आपकी वृद्धि हुई है, सेकंड नंबर पे, बस यहां पे आपको 2 याद रखने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे हुई है आपकी अरुणाचल में, कहां, अरुणाचल में। सेकंड नंबर पे अरुणाचल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर मैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि की बात करता हूं, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां हुई है सर, ये हुई है नागालैंड में, नागालैंड के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। तो एक चीज आपको यही ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या बोला पे, सर्वाधिक जनसंख्या कहां है पे, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और न्यूनतम कहां पे, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा के अंदर, ठीक है। और सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि कहां पे, मेघालय में हुई है। यहां अगर आप अरुणाचल को याद नहीं भी रखोगे तब भी आपका काम थोड़ा बहुत चल जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहां पे, नागालैंड में, ये आपको पक्का से याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक। चलिए अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इसमें देखा पे थोड़ी आपको एक चीज आपको जाननी है, इसकी जो जनसंख्या घनत्व है, यानी कि डेंसिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करता हूं, ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व है, घनत्व भारत डेंसिटी है, ये आपकी है 382, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जो जनसंख्या आपकी, जनसंख्या आपका घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व ये आपका है बिहार में, बिहार में आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, ठीक है। न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है ये है आपका अरुणाचल का, अरुणाचल का आपका पे न्यूनतम जनसंख्या है, यहां जो है 17 लोग रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर पे, ठीक हो गया है, 17 लोग यहाँ पे पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। तो आपका पे जनसंख्या घनत्व याद रखना पे कितना पे, 382 है, ठीक है। और बिहार के यहाँ पे ये सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल का है, ठीक है। देखिए ज्यादा के चक्कर मत पड़ना, ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उतना ही करना है जहां तक हमारे पेपर में, हमारे पेपर की पकड़ हो जानी चाहिए, बस हो गया, ठीक है। देखिए अगर मैं अगले बात करना पे लिंगानुपात की, आपको बस यहाँ पे एक लास्ट याद रखना है, लिंगानुपात। लिंगानुपात ध्यान रखना पे, भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका 943 है, 943, ठीक है। सेक्स रेशियो आपका 943 है। 943 क्या होता है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो जनसंख्या होती है उसी को सेक्स रेशियो कहते हैं। और घनत्व क्या होता है सर, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो लिंगानुपात किताब पे 443 यहाँ पे, 943 यहाँ पे लिंगानुपात है। बस ध्यान रखना पे जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो यहाँ पे वह है आपका केरल में, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है। और जो न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात ये आपका है हरियाणा में, हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है, मैंने आपको समझा दिया, क्लियर होगा, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या के बारे में आपको इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड की जनसंख्या पे। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में देखिए सबसे पहले आपको 1-2 बेसिक बात आपको लिख लेनी है, बेसिक बात है। बेसिक बात में देखिए आप जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या की, उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की जनसंख्या का 0.83%, ये हमारे देश की जो जनसंख्या है इसका यहाँ पे 0.83%। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए मैं अगर दूसरा पे एरिया की बात करता हूं तो उत्तराखंड का जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो देश के क्षेत्रफल का, ठीक है, ये आपका 1.69% है। आपको ये भी आपको दो डिजिट तक आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए आप बेसिक बात है, आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। इसके अलावा अब आपको सेकंड आपको आ जाना है 0 से 6 वर्ग, यानी कि जो शिशु वर्ग है इसमें आपको आना है। शिशु वर्ग की जो आपका अनुपात है वो आपका लगभग 13% है, 13% आपके शिशु हैं। आप एक बात ये ध्यान रखना है, शिशु वर्ग का जो आपका लिंगानुपात है, इसका जो लिंगानुपात है आपको ध्यान रखना है, ये आपका है 890। शिशु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो आपका 890 है, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे इसके अलावा आपको तीसरे आप है वो आपको जनसंख्या रखिए। जनसंख्या में देखिए यहाँ पे सर्वाधिक की जब मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, इसमें आपको 4 राज्य हमेशा याद रखने हैं। जनसंख्या में आपको हमेशा 4 राज्य याद रखने हैं। उत्तराखंड में बात करता हूं, देखिए यहाँ पे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे हरिद्वार के अंदर है, कहां पे, हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका जो जनसंख्या यहाँ पे सेकंड नंबर पे वो है आपका देहरादून में, ठीक है। तीसरे नंबर आपकी जनसंख्या आपकी वो आपका उधम सिंह नगर में है और चौथी आपकी संख्या पे आपकी वो
नैनीताल में, आप ये ध्यान रखना। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सर्वाधिक कहाँ है, हरिद्वार में। और भैया हरिद्वार तो लोग घूमने भी जाते हैं, जीते जी भी जाते हैं भैया, मरने के बाद भी यही जाना है। तो भाई जनसंख्या कहाँ है सर्वाधिक, यहीं पे आप ही ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे न्यूनतम की बात करता हूँ, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जो सबसे कम जनसंख्या है, यहां भी आपको 4 राज्य याद रखने हैं। पहला आपका है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपको पहला याद रखना है। दूसरा चंपावत याद रखना है, चंपावत। तीसरा बागेश्वर याद रखना है, बागेश्वर, ठीक है। और चौथा आपको यहां पे उत्तर काशी याद रखना है, उत्तर काशी आपको यहां पे याद रखना है। ठीक हो गया है। देखिए यहां पे अगर इसको मुझे करना था भैया, अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ पे आर ले लूँ, या मैं सी ले लूँ, या मैं बी ले लूँ, तो भैया एक आपका बनेगा आरसीबी। एक टीम है विराट कोहली वाली जो आरसीबी है, और ये अभी तक ये जीतती नहीं है, तो भैया सबसे कम यही है, आप ये ध्यान रख लेना। ठीक होगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा आपको जो अगली बात करनी है यहाँ पे, वो 10 की वृद्धि, ठीक है। आपको 10 की वृद्धि याद रखनी है। उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि है वो 18.8% है, ठीक है। जो 10 की वृद्धि है, 10 की वृद्धि ये आपकी 18.8%, आपको एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। देखिए 10 की वृद्धि में आपके यहाँ पे जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि है, आपको ध्यान रखना है। जो सर्वाधिक आपकी 10 की वृद्धि है ये आपके उधम सिंह नगर में है, ठीक है। और जो न्यूनतम 10 की वृद्धि है, न्यूनतम 10 की वृद्धि है, न्यूनतम 10 की वृद्धि आपके यहाँ पे सबसे जो कम 10 की वृद्धि हुई है वो आपकी पौड़ी में हुई है। कितनी हुई सर आपकी, 1.41%। ये आपको डिजिट भी आपको पता होना चाहिए, यहां पर खाली बस नाम पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपके सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि कम हुई है वो आपकी अल्मोड़ा में हुई है, ठीक है। कितनी हुई सर आप में, ये आपकी है 1.28%। आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगली जो आपको बात याद रखना है वो आपको घनत्व याद रखना है, घनत्व, डेंसिटी। उत्तराखंड के पर जो आपका स्क्वायर फीट है, सॉरी मतलब वर्ग किलोमीटर है, उसमें जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो आपका 189 लोग हैं। जनसंख्या घनत्व में देखिए अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं तो सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व जो है ये है आपका 801। कहां का है सर, हरिद्वार का। हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका यही है। और न्यूनतम जो आपका जनसंख्या घनत्व है ये है आपका उत्तरकाशी में। उत्तर काशी में आपका ये सर्वाधिक है, मतलब सबसे कम है। कितना है सर, 41, ठीक है। मतलब जो एक, ठीक है, यहाँ पे जो उत्तरकाशी में यहाँ पे पर वर्ग किलोमीटर पे जो लोग रह रहे कितने, यहाँ पे वो 41 लोग रह रहे हैं, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला आपको यहाँ पे याद रखना है लिंगानुपात। लिंगानुपात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लिंगानुपात यहाँ पे 963 है, उत्तराखंड यहाँ पे 963, ठीक है। भारत कितना, भारत की तरफ में 943, यहाँ पे 20 ज्यादा है, ठीक है। सर्वाधिक से लिंगानुपात कहाँ का है, सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का है। कितना पे, अल्मोड़ा का है। कितना है सर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक यहाँ पे 1139, अल्मोड़ा का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना पे, 1139, ठीक है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है, सबसे कम जो लिंगानुपात है, ये ध्यान रखना पे, ये हरिद्वार का है, हरिद्वार का। और सर कितना है, 880, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी बात आपको यहाँ पे जो ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे मतलब एक दो बातें और आपको और ध्यान रखनी है। एक आप याद रखना, साक्षरता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साक्षरता आपसे हमेशा पूछते हैं, साक्षरता, साक्षरता, ठीक है। साक्षरता की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड की जो ओवरऑल साक्षरता है वो 78% है। इसमें आपकी जो मेल साक्षरता है वो आपकी 87%। कितने यहाँ पे, पुरुष साक्षरता आपकी 87% है, और फीमेल की साक्षरता आपके यहाँ पे उतनी है जितनी भारत की थी, तो वो कितनी आपके लगभग 64% के आसपास है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक आखिरी बात आपको जो उत्तराखंड की जनसंख्या आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि यहाँ की जो ग्रामीण व शहरी जो यहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, साक्षरता नहीं देखना पे, इतना नहीं आएगा ना, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर पहली बात तो आप ध्यान पे, उत्तराखंड में 70% जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। और 30% जो है आपके यहाँ पे वो शहरी जनसंख्या, अप्रोक्सीमेट 30% शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या टोटल 70% है। जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो आपकी बागेश्वर में है, बागेश्वर सर्वाधिक आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में है। और न्यूनतम जो आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या है, देखिए यहाँ पे न्यूनतम वो आपकी है दून में। देखिए जहां पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है का मतलब वहां पे शहरी सर्वाधिक होंगे, तो भाई शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां हो जाएगी आपके यहाँ पे, दून में, ठीक है। और जब यहाँ पे शहरी सर्वाधिक हैं तो भाई ग्रामीण क्या होंगे, सबसे कम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे कम है यहाँ पे, तो ग्रामीण सबसे कम, मतलब ग्रामीण जो है वो सबसे कम कहाँ है, देहरादून के अंदर, ठीक है। शहरी क्या है यहाँ पे, सर्वाधिक है, तो यहाँ पे ग्रामीण क्या है, ग्रामीण जो है यहाँ पे वो सबसे कम है, सबसे कम है।
चलो ठीक है। तो आपसे पूछेगा पे जो ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहां है, तो आप कहां बताओगे? दून बताओगे। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां है सर? दून में है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां है? बागेश्वर में है। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कहां है? यहाँ पे देहरादून के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका जनसंख्या, ठीक है। इतना आपको कम से कम ये याद होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो स्पीड है वो थोड़े से और आगे बढ़ाएंगे और फटाफट से आपके एग्जाम तक मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सब टॉपिकों में यहाँ पे कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। चल बने रहिए, थैंक यू।